आज हम लोग करेंगे AS19 लीजेस है। AS19 लीजेस। लीजेस एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी एसेट को ट्रांसफर करती है दूसरी पार्टी को, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। एसेट ट्रांसफर करती है सिर्फ यूज के लिए और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती है, तो इसे कहा जाता है लीजेस। लीजेस एक स्टैंडर्ड टर्म है किराएदारी के लिए। किराएदारी का ही एक स्टैंडर्ड टर्म है, मॉडर्न टर्म है, दैट इज कॉल्ड लीजेस। ये प्रीमाइसेस जिसमें आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, दिस इज ऑन लीज, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सम ऑफ मनी पे करते रहते हैं और इसे यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे हमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ हम इसका यूज ले सकते हैं। जितने भी आप मार्केट में ट्रक देख रहे हो, ऑटो रिक्शा वालों को देख रहे हो, रिक्शा को देख रहे हो, मेजॉरिटी वो सब भी क्या है, लीजेस पे ही है। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज वर्किंग इन अ कंपनी जो रिक्शा लीज पे देती है, मतलब किराए पे देती है वो कंपनी। और रिक्शे वाले क्या करते हैं, उनका लीज पे करते हैं, किराएदारी उसकी पे करते रहते हैं और रिक्शे को यूज कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा मार्केट में मिलेगा। लीजेस एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना और मार्केट फिनोमिना हो चुका है। बहुत सारी पार्टीज लीजेस के वर्क को ऑपरेट कर रही होती हैं। तो लीजेस क्या चीज होती है, लिख लीजिए। लीज, इट इज एन arrangement in which asset is transferred by one party to another party for use without transfer of ownership. For consideration, that is lease payment. तो लीज क्या होता है, लीज एक अरेंजमेंट है जिसमें एसेट ट्रांसफर की जाती है बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर यूज। यूज के लिए एसेट ट्रांसफर हो रही है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, और बदले में क्या पे हो रहा है, कंसिडरेशन पे हो रहा है। ठीक है, लीज हैव टू पार्टीज। लीज में दो पार्टीज होती हैं। वन इज लेसर। लेसर किसे कहते हैं, वन हु गिव्स द एसेट। लेसी, दूसरी पार्टी का नाम होता है लेसी। लेसी किसे कहते हैं, वन हु मेक्स यूज ऑफ एसेट, जो एसेट को यूज करता है एंड पेज लीज रेंटल। जो एसेट को यूज करता है और लीज रेंटल पे करता है उसे हम लेसी कहते हैं। तो इनफैक्ट ये अरेंजमेंट कैसा है, दिस अरेंजमेंट इज बिटवीन टू पार्टी, दैट इज लेसी एंड लेसर। लेसर लेसी को एसेट ट्रांसफर करता है, लेकिन ट्रांसफर किस लिए करता है, ओनली एंड ओनली फॉर यूज। और लेसी लेसर को पेमेंट करता है, विच इज कॉल्ड लीज पेमेंट। लीज आर ऑफ टू टाइप्स। लीज दो तरीके की होती है। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज
and the other is operating lease, financial lease or operating lease. अगर हमने कोई एसेट लिया है और उसके हम यूज करते जा रहे हैं, किराया देते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन किराया देते देते हम उस एसेट के मालिक बन जाएंगे, तो ऐसी लीज को कहा जाता है फाइनेंशियल लीज। हम एसेट का यूज कर रहे हैं, किराया देते जाएंगे और कभी उसके मालिक नहीं बनेंगे, तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज। जब आप किराया दे रहे हो लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उस एसेट के मालिक बन जाओगे, तो इसे कहा जाता है फाइनेंशियल लीज। तो मार्केट में जो आप एसेट देख रहे हो जिन्हें लीजेस पे दिए जाते हैं, वो सब दो तरीके से होते हैं। एक तो लेसर लेसी को एसेट देता है और जीवन भर क्या करता है, उससे धीरे धीरे किराया ही लेता रहता है, अदर पार्टी कभी भी उसकी मालिक नहीं बनती है, तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। जैसे हम इस प्रेमाइसेस को यूज कर रहे हैं और इस पे रिस्पेक्ट में जो किराया दे रहे हैं, वो किराया हम पे करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी इस प्रेमाइसेस के ओनर बनेंगे? नहीं। तो ये लीज कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। ठीक है। हमने और भी डिफरेंट एसेट किराए पे लिए हुए हैं। वो एसेट हमने, मान लीजिए हमने ये कैमरा किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। हम किराया पे करते जा रहे हैं और एक दिन किराया पे करते करते हम इस कैमरे के मालिक बन जाएंगे, तो बताइए ये कैसी लीज कहलाएगी? फाइनेंशियल लीज। वो लीज अरेंजमेंट जिसमें हम पेमेंट करते रहते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसके ओनर बन जाते हैं, ऐसी लीज को कहा जाता है फाइनेंशियल लीज। लेकिन वो लीज अरेंजमेंट जिसमें लेसी कभी भी ओनर नहीं बनेगा एसेट का, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। ठीक है। लिखते हैं फाइनेंशियल लीज क्या होता है। अ लीज अरेंजमेंट in which asset is transferred by lessor to lessee for use along with risk and reward। वो लीज अरेंजमेंट जिसमें एसेट ट्रांसफर की जाती है लेसर के द्वारा लेसी को, अलोंग विथ रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर्ड एट डेफर्ड डेट। अगर कुछ समय बाद आप उसकी इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। वो लीज अरेंजमेंट जो फाइनेंशियल लीज नहीं है उसे ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। देखिए, वैसे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका सीए फाइनल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसे आपको डिटेल डिस्कशन सीए फाइनल में करनी है। यहाँ पे इस स्टैंडर्ड से आपको जो समझाना है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लीजेस क्या चीज होती हैं ये बताना है। लीजेस की अकाउंटिंग में किन किन टर्म को यूज किया जाता है उनसे फैमिलाइज कराना है। मतलब आप यहाँ पे आईपीसीसी लेवल पे लीजेस की कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हो। इनफैक्ट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इन सीए फाइनल। यहाँ पे जो आप कर रहे हो वो सिर्फ लीजेस क्या चीज होती हैं और लीजेस में किन किन टर्म को यूज किया जाता है इन स्टैंडर्ड में, सिर्फ आप इसे देख रहे हो। ठीक है। तो जितना हमारे कोर्स में है उन्हें सिर्फ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम लोग पहचानने जा रहे हैं कि लीज को हम पहचानेंगे कैसे। लीज को कैसे पहचानेंगे कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंशियल लीज है। तो हमें एक प्राइमा फेसी चीज तो समझ में आ चुकी है कि अगर हम सिर्फ किराया देते जा रहे हैं देन इट इज ऑपरेटिंग लीज। किराया देते देते एक दिन मालिक बन जाएंगे देन इट इज फाइनेंशियल लीज। लेकिन ये बात कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद मालिक बन जाओगे, ये बात कहने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो किन किन तरीकों के अरेंजमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद मालिक बनने वाले हो,
ये हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल लीज को पहचानने के फीचर्स में। चलिए देखिए ES 19। चलिए ठीक है, जो डेफिनेशन हमने दे दी है उसे भी आपके लिए पढ़ देते हैं। लीजेस मींस वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर यूज विद कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। लेसर एक पार्टी है, लेसी दूसरी पार्टी, लेसर ने एसेट दिया फॉर यूज और लेसी ने उनके बदले में पेमेंट किया। लीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनेंशियल लीज एंड द अदर इज, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, द सेकंड इज ऑपरेटिंग लीज। Financial lease means where right to use assets are transferred by lessor to lessee along with risk and reward. Along with risk and reward का मतलब क्या होता है? Risk and reward का मतलब होता है कि आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, मतलब कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको उसकी ओनरशिप हाथ लग सकती है। लेसर लेसी को एसेट यूज करने के लिए देता है सिर्फ, तो इट इज ऑपरेटिंग लीज, और साथ ही साथ में रिस्क एंड रिवार्ड भी देता है, देन इट इज फाइनेंशियल लीज। थर्ड पॉइंट देखिएगा, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज केसेस ऑफ फाइनेंशियल लीज। इट्स नॉट लेसर, इट्स लीज। फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज केसेस ऑफ फाइनेंशियल लीज। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फाइनेंशियल लीज है? तो फाइनेंशियल लीज के फीचर्स देख रहे हो आप। फाइनेंशियल लीज फीचर्स। पहला, वेयर ओनरशिप ऑफ एसेट गेट्स ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ये तो एकदम सीधी सीधी बात हो गई कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, किसको? लेसी को। ठीक है, तो पहला, ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप from lesser to lessee। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम लेसर टू लेसी हो रहा है तो समझ जाइए ये कैसी लीज एग्रीमेंट है? फाइनेंशियल लीज है। Why do we need to recognize फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज? क्यों जरूरत पड़ रही है इसे पहचानने की? क्योंकि दोनों के लिए अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। अगर हम किराया पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल लीज किराया पे कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग डिफरेंट है, और अगर हम ऑपरेटिंग लीज पे किराया पे कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। इसलिए पहले लीज क्या होती है ये समझना जरूरी है। दूसरा, when lessor offers a purchase option to lessee exercisable at the end of the lease which is at substantially low price and lessee is certain to opt। कहता है कि लेसर क्या करता है? ऑफर करता है परचेज ऑप्शन टू लेसी। लेसर परचेज ऑप्शन ऑफर करता है लेसी को, मतलब जो एसेट किराए पे दे रहा है वो लेसी को एक ऑप्शन देता है कि 10 साल तक आप हमको 2 लाख रुपया साल का किराया देते रहो और 10 साल के अंत पे 25 रुपए और देना और ये एसेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो लेसर लेसी को एक ऑप्शन देता है विच इज एक्सरसाइजेबल एट द एंड ऑफ द लीज विच इज एट सब्सटेंशियली लो प्राइस और लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट। लेसर परचेज ऑप्शन देगा लेसी को, और ये बात पक्की है कि लेसी उस ऑप्शन को पक्का अवेल करेगा, तो ऐसे केस में ये लीज फाइनेंशियल लीज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो एग्रीमेंट का एक तरीका है, अदरवाइज हम क्या कहना चाहते हैं? 10 साल बाद ये एसेट आपकी हो जाएगी, लेकिन बस कहने का तरीका क्या है कि 10 साल तक हम आपसे 2-2 लाख रुपए लेते रहेंगे, 10 साल के बाद 25 रुपए आप हमको और पे करना और ये एसेट आपके नाम से हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, या तो हो सकता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर लिखा हुआ हो, और या फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद एसेट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम लेसर टू लेसी, लेकिन एक ऐसे अमाउंट के लिए जो नॉमिनली बहुत लो अमाउंट है। ठीक है, और ये भी बात पक्की है कि लेसी इसको ऑप्ट करेगा, इतना कम अमाउंट है कि लेसी उसको कंसिडरेबली ऑप्ट करेगा। तो दूसरा, परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन to lessee at very low price at the end of lease term। अगर आप परचेज ऑप्शन देते हो लेसी को एट वेरी लो प्राइस एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो इससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये
फाइनेंशियल लीज है। तीसरी बात, व्हेन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लीज टर्म, एसेट की लाइफ ही लीज टर्म के बराबर है तो भी ये फाइनेंशियल लीज ही है। हम अगर किसी को एसेट देते हैं किराए पे, कंप्यूटर देते हैं किराए पे 5 साल के लिए, जब बताइए 5 साल के बाद भी कोई कंप्यूटर चलता है क्या? नहीं, लगभग लगभग उसकी लाइफ भी कितनी होती है? 4 साल 5 साल एक कंप्यूटर की लाइफ ही है। अगर हमने किसी को 5 साल के लिए कंप्यूटर दिया है किराए पे, तो ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है? फाइनेंशियल लीज ही है, ये समझिए, ठीक है। 5 साल के बाद उससे लेके किसी और को किराए पे दे पाएंगे क्या? वो किराए पे देने वाली चीज थोड़ी ना है फिर उसके बाद। तो अगर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज इक्वल टू लीज टर्म, तो इसे भी कौन सी लीज कही जाती है? फाइनेंशियल लीज। तीसरा, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज इक्वल टू लीज टर्म। Then, when asset is of special nature and cannot be used by any person other than lessee without major modification, अगर आपने एसेट को मेजर मॉडिफिकेशन के बाद किसी को किराए पे दिया है तो पक्का वो क्या है? फाइनेंशियल लीज है, वो ऑपरेटिंग लीज नहीं होगा। मान लीजिए हमने यहां पे इस जगह को लीज पे लेने से पहले लेसर से ये एग्रीमेंट किया होता कि आपको ये जगह मेरे लिए मॉडिफाई करनी होगी। मॉडिफाई कैसे करनी होगी? हमने कहा कि इसको आप स्टेयर्स बेसिस वाला बना दीजिएगा, स्टेयर्स फॉर्म में, मतलब कि पीछे जाते जाएगा तो रेस्ड अप होते जाएगा, ऊंचा होते जाएगा, तो पीछे जो बच्चे बैठेंगे वो अगर छोटे भी हैं तो भी उनको आराम से दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने कहा कि रेस्ड अप वाली आप फ्लोर बना दीजिएगा हमारे लिए। तो बताइए क्या वो मेरे लिए रेस्ड अप वाली फ्लोर बनाएंगे अगर हम उनसे ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे होंगे? नहीं। अगर हम उनसे फाइनेंशियल लीज पे ले रहे होंगे तो वो हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। तो मेजर मॉडिफिकेशन वगैरह पॉसिबल तभी होती है जब हम फाइनेंशियल लीज पे किसी से कोई एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं। अगर कोई हमें फाइनेंशियल लीज पे कोई एसेट देता है तो उसकी पूरी वैल्यू लेता है कि नहीं? वो पूरी वैल्यू लेता है। अगर आप किसी से एसेट फाइनेंशियल लीज पे 4 साल के लिए ले रहे हो तो 4 साल बाद तो एसेट के ओनर बन जाओगे। तो पता है उसने 4 साल में कितना किराया ले लिया? जितनी उस एसेट की वैल्यू बनती है उतना पूरा किराया आपसे ले लिया है, तभी तो आप उसके ओनर बन रहे हो। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में भी क्या इसकी वैल्यू जितनी है उतना किराया हमसे ले लिया जाता है? नहीं, जितनी इस एसेट की वैल्यू होगी उतना किराया नहीं लिया जाता। तो जब भी कोई सी एसेट को मेजर मॉडिफिकेशन के बाद स्पेशल नेचर का एसेट दिया जाता है तो निश्चित है वो एसेट्स फाइनेंशियल लीज पे ही दिए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग लीज पे नहीं दिए जाते। अगर हमने एसेट को इस कदम मॉडिफाई करके किसी को दे दिया है कि जिसको दिया है उसके अलावा और कोई यूज ही नहीं कर सकता है, तो हम उसको कैसे देंगे? फाइनेंशियल लीज पे, ऑपरेटिंग लीज पे थोड़ी ना देंगे कि किराए पे दे दिया। अदरवाइज हम भी क्या करें, अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग लीज पे लेना हो, हमने कहा कि इतनी सारी मॉडिफिकेशन करो आप, ठीक है। एक तो पहले तो हॉल को साउंडलेस बनाओ तब हम लेंगे, बाहर की एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, इसको रेस्ड अप बना दीजिए, पीछे तक स्टेयर्स के फॉर्म में ये लेक्चर हॉल होना चाहिए। हमने ये सब कुछ करा लिया। उसके बाद 1 महीने का किराया उन्होंने बताया कि ठीक है 1 महीने का किराया 1 लाख रुपए लगेगा। हमने 1 लाख रुपए किराया दिया और उसके बाद अगले महीने से खत्म। बस अब हम और किराया नहीं देंगे, हमको दूसरी जगह मिल गई है, इससे अच्छी जगह मिल गई है। तो बताइए अब उनको नुकसान होगा कि नहीं जिससे हमने किराए पे लिया है? तो पता है ये सारी मॉडिफिकेशन कौन करके देता है? वो करके देता है जिनसे हम फाइनेंशियल लीज पे लेते हैं। मतलब हम उसके अल्टीमेटली ओनर बन जाएंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद, और हम जो किराया पे कर रहे हैं वो फाइनली पे करते रहेंगे। व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, तो यहां पे लिख लीजिए फोर्थ, स्पेशल एसेट मतलब मॉडिफाइड एसेट। Fifth, present value of lease rental is substantially equal to cost price of fair value of asset discounted at implicit rate of return, that is IRR. अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, जितनी भी फ्यूचर में लीज रेंटल कलेक्ट की जाएगी लेसी से, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाए तो वो लगभग एसेट के बराबर होती है। एक एसेट है 10 लाख रुपया का और जितनी लीज रेंटल ली जा रही है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो वो भी कितनी हो जा रही है? 10 लाख रुपया। यानी अगर हमने 10 लाख रुपए की पूरी कीमत निकाल ली तो वो अरेंजमेंट कैसा है? फाइनेंशियल लीज। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज रेंटल दैट इज टू बी टेकन फ्रॉम लेसी
इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो इसे क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल लीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज रेंटल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। हम फ्यूचर में जितनी भी रेंटल ले रहे हैं उन सब की आज की वैल्यू अगर देखेंगे तो लगभग जितना मेरे एसेट की कीमत है उसके बराबर है। अगर हम पूरे एसेट की कीमत निकाल ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो अरेंजमेंट पे दिया है दैट इज फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये फीचर्स है फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट के। अगर आपको इनमें से कोई भी फीचर दिखाई देता है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये लीज कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज। ठीक है, आपके पास इनफैक्ट अगर क्लाइंट भी आएगा तो वो आपको क्या बताएगा? वो आपको लीज की एग्रीमेंट देगा और आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप उस क्लाइंट से पूछोगे कि बताओ आपने कौन सा लीज किया है, फाइनेंशियल लीज किया है कि ऑपरेटिंग लीज किया है? तो कहेगा सीए तुम हो कि हम मैं? बताओ, एग्रीमेंट तुम्हारे सामने, हम दोनों ने क्या वार्तालाप किया है, क्या एग्री किया है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज अगर हमको पता ही हो, AS 19 हमको पता ही हो, तो अकाउंटिंग भी हम ही कर दिए होते, तुम्हारे पास नहीं आते। तो वो आपको एग्रीमेंट पढ़ाएगा, एग्रीमेंट पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो लीज कौन सा है, फाइनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। आप देखोगे कि लेसर ने क्या किया है, लगभग उतनी लीज रेंटल ले रहा है जितना उस एसेट की वैल्यू है, तो वो लीज कौन सी है? फाइनेंशियल लीज। आप देख रहे हो एसेट की लाइफ भी 5 साल है, 5 साल की किराएदारी दी जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? फाइनेंशियल लीज। तो आप आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे कि लेसी अपने आप 10 साल बाद मालिक बन जाएगा एसेट का, तो कैसी लीज है? फाइनेंशियल लीज। तो आपको इन फीचर्स को देखना पड़ेगा एग्रीमेंट में और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लीज कौन सी है। एग्जाम में भी अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन इधर आइडेंटिफिकेशन का हो सकता है, मतलब सिर्फ आपसे यही पूछ लेगा कि जब बताइए एग्रीमेंट की 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, बस आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट कौन सा है, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट है या फिर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट है। या फिर कभी कभी आपको अकाउंटिंग की एक आध जनरल एंट्री पूछ सकता है, जिसके लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये लीज कौन सा है। तो क्वेश्चन की लाइनों में कहीं ये बात दबी हुई छुपी हुई होंगी। ठीक है, इनमें से कोई एक बात दबी हुई छुपी हुई होगी और वो दबी बात छुपी बात आपको इशारा दे रही होगी कि ये कौन सी लीज है? फाइनेंशियल लीज। लेकिन अगर आप उस इशारे को नहीं समझ पाए तो फिर क्या होगा? आपसे अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। और कभी कभी ये सारे इशारे नहीं भी मिल रहे होंगे तो भी आपको लग रहा होगा कोई अंदर से पुकार रहा है, इशारा दे रहा है, और फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्या था? ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी इशारा नहीं था। ठीक है, चलिए हम आपसे एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं, आप आंसर कीजिए, बस पहचानिए और बताइए कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंशियल लीज है। ठीक है, एसेट की लाइफ है 10 साल, एसेट की लाइफ है 10 साल। ठीक है, एसेट की फेयर वैल्यू है 4 लाख, लीज का पीरियड है 4 इयर्स, लीज रेंटल है 1,25,000 1.25 लाख पर एनम। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज? हाँ, सबको फाइनेंशियल लीज दिख रहा है। देखो जरा, 10 साल एसेट की लाइफ, सिर्फ 4 साल के लिए किराए पे दे रहे हैं। हाँ, कुछ बताए थोड़ी ना है कि मालिक बनेगा कि नहीं, ऐसा कुछ बोले भी नहीं है। क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल लीज दिख रहा है सबको। हाँ, फाइनेंशियल लीज है। देखिए 1.25 लाख रुपए की रेंटल ली जा रही है और 1.25 लाख 4 बार लिया जाएगा तो लगभग प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख के आसपास आ जाएगी। एक बार कहो तो चेक भी कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल 1.25 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 4 इयर्स 1.25 लाख इंटू 4 साल का एन्युटी फैक्टर बताओ तो जरा जल्दी से 10% पे
नहीं नहीं, फैक्टर बताओ बस। 3.169। जिसको नहीं आता है एक बार सुन लेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अगर फैक्टर निकालना हो तो बस आप क्या कीजिए, 10% पे 100 डिवाइडेड बाई 110, 0.909, फिर इंटू इजिकल टू दबा दीजिए, 0.826 आएगा दूसरे साल का, फिर इजिकल टू दबा दीजिए 751 आएगा तीसरे साल का, फिर इजिकल टू दबा दीजिए 0.683 आएगा चौथे साल का। ठीक है, इन चारों की जोड़ लगा दीजिए या फिर जीटी दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा 3.169। ठीक है, कितना हो गया, 3,96,233। देखो जरा सा, 4 लाख रुपए की फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, 4 साल के अंदर अंदर 3,96,233 रुपए निकाल लिए गए हैं। जब बताइए ये कैसी लीज है, फाइनेंशियल लीज है। ठीक है, चलिए लिखिए इसके नीचे। सर इसके नीचे कहां से लिखेंगे, इतना कहां लिखे हैं, तो ठीक है पहले छाप लो। Since fair value of asset is equal to PV of lease rental, therefore lease is financial lease. तो देखिए हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे क्या क्या पढ़ना है, एक तो लेसी का पढ़ना है और दूसरा लेसर का। ठीक है, लेसी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है फाइनेंशियल लीज में, ऑपरेटिंग लीज में, और फिर लेसर के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना है फाइनेंशियल लीज में और ऑपरेटिंग लीज में। तो कुल मिला के हमें 4 चीज पढ़नी है। ठीक है, लेसी की अकाउंटिंग फाइनेंशियल लीज में, लेसर की अकाउंटिंग फाइनेंशियल लीज में, लेसी की अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज में, और लेसर की अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज में, और लेसर की अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज में, दोनों की अकाउंटिंग हमें करनी है। तो कुल मिला के 4 अकाउंटिंग हमें पढ़नी है। चलिए देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल लीज में लेसी की अकाउंटिंग। बेसिकली हम लोग को अकाउंटिंग करनी ही नहीं है, अकाउंटिंग सीखनी ही नहीं है। इस अकाउंटिंग में जितने टर्म यूज होते हैं हम लोग को सिर्फ उन्हीं से फैमिलाइज होना है। इनकी अकाउंटिंग जो आपको सीखनी है वो आगे चल के सीए फाइनल में सीखनी है, यहां पे सिर्फ इनके टर्म से फैमिलाइज होना है। तो फाइनेंशियल लीज में लेसी की अकाउंटिंग के लिए क्या क्या टर्म जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं एमएलपी लेसी। एमएलपी लेसी, एमएलपी लेसी क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। देखिए आपको एग्जाम में जो आ सकता है वो बस ऐसे ही पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कहेगा कैलकुलेट एमएलपी लेसी। ठीक है, बस एग्रीड लीज रेंटल, अब इसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं, एग्रीड लीज रेंटल इनटू पीरियड प्लस परचेज ऑप्शन प्लस गारंटीड रेजिडुअल
वैल्यू लेसी। इसे कहा जाता है एमएलपी लेसी। समझ लीजिए ये क्या होता है। एग्रीड लीज रेंटल। एग्रीड लीज रेंटल का मतलब है जो रेंटल एग्री किया गया है अदर देन कंटिंजेंट रेंट। ये जो रेंटल है इट डज नॉट इंक्लूड कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट का मतलब क्या है? हमने बस किराए पे दी, हमने बस लीज पे दी, ठीक है, हमने बस लीज पे दी और बस वाले से कहा कि देखो तुम्हें 10,000 रुपए महीना देना पड़ेगा किराया और साथ ही साथ जितनी टिकट बेचोगे उसका 5% देना पड़ेगा। तो 5% जो हम उसकी कलेक्शन का ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट का मतलब बेस्ड ऑन रेवेन्यू बेस्ड ऑन विच इज कंटिंजेंट, जिसकी एक एक्यूरेसी के साथ रेंट कहना मुश्किल है। कंटिंजेंसी का मतलब रेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन अदर फैक्टर्स। तो ऐसी रेंट को यहां पे इंक्लूड नहीं करना है जब आप कंप्यूट कर रहे होगे एमएलपी लेसी, ठीक है। एमएलपी लेसी कैसे कैलकुलेट होगा? एमएलपी लेसी कैलकुलेट होगा एग्रीड लीज रेंटल इनटू पीरियड। मान लीजिए हम 10,000 रुपए महीना ले रहे हैं और 120 महीने का एग्रीमेंट है, तो 10,000 इंटू 120 कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि हम लेते तो कितना है, 10,000 रुपए महीना लेते हैं, 5% ऑफ कलेक्शन लेते हैं, लेकिन 5% ऑफ कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपए महीना इंटू 120 महीना। पीरियड डिपेंड करता है कि आपका लीज रेंटल कैसा है। मंथ वाइज है तो मंथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ईयरली है तो यहां ईयर मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 लाख रुपया साल का लेते हैं तो 1 लाख इंटू 10 साल का एग्रीमेंट है तो इंटू 10, ठीक है। परचेज ऑप्शन, सिंस हम लोग फाइनेंशियल लीज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है लेसर ने लेसी को क्या दिया हुआ है, परचेज ऑप्शन दिया हुआ है कि 10 साल बाद आप इस बस को खरीद लेना 10 रुपए में। 10 साल बाद आपको ये ऑप्शन है, लेसर ने कहा है कि लेसी को ये ऑप्शन है कि वो 10 रुपए में ये बस खरीद सकता है, तो इसे कहा जाता है परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन यहां पे ऐड कर दीजिएगा। तो ये होता है एमएलपी लेसी। लेकिन कभी कभी परचेज ऑप्शन अगर नहीं है तो ऐसे केस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को आप लिखते हो, यानी इधर परचेज ऑप्शन आएगा या फिर क्या आएगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। परचेज ऑप्शन आएगा या फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लेसी आएगा। व्हाट इज दिस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी? इस पे एक हैश साइन बना लीजिए, लिखिए जीआरवी लेसी मीन्स गारंटीड minimum payment that lessee agrees to make or guarantee made by a person on his behalf। guaranteed minimum payment, GRV lessee means guaranteed minimum payment that lessee agrees to make or guarantee made by a person on his behalf। परचेज ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन लेसी ने गारंटी दे रखी है कि हम आपको क्या करेंगे, इतना पेमेंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म कर देंगे, ठीक है। गारंटी दे रखी है, या तो परचेज ऑप्शन है, और परचेज ऑप्शन नहीं है तो अगर लेसी ने कुछ गारंटी दे रखी है कि 10 साल बाद आपकी बस तो खराब हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। नियरली यहां पे क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में अगर मान लीजिए एक एसेट को ट्रांसफर किया गया है बाई लेसर टू लेसी और इकोनॉमिक लाइफ जितना ही लीज का पीरियड भी है, तो ऐसे में 10 साल के लिए अगर एक बस ट्रांसफर की गई है तो लेसर और लेसी दोनों को क्या मालूम है कि 10 साल बाद एसेट खत्म हो चुकी होगी। तो हो सकता है लेसर ने लेसी को कोई परचेज ऑप्शन दे भी नहीं रखा है, ठीक है।
इसलिए क्योंकि परचेज ऑप्शन लेने में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको मालूम है 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या 25-50 रुपए की बस खरीदेंगे, ठीक है, उसको मालूम है कि उसकी वैल्यू कुछ रह भी नहीं जाएगी। तो ऐसे केस में हो सकता है कि लेसी ने फिर भी गारंटी दे रखी है कि चलो ठीक है 10 साल बाद हम 50,000 रुपए का ये बस आपसे खरीदने के लिए तैयार है, या 5,000 रुपए हम इस बस के पे करने के लिए तैयार हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो परचेज ऑप्शन अगर लेसर ने खुद दे रखा है, अगर लेसर ने ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो लेसी कितना देने के लिए तैयार है या लेसी के बिहाफ पे कितनी गारंटी पेमेंट कही गई है, वो भी आप जोड़ दोगे, ठीक है। बेसिकली एमएलपी लेसी क्यों निकाला जा रहा है? एमएलपी लेसी निकाला जा रहा है खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड किया जाएगा उसके लिए। तो देखिए लेसी क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, जितना वो रेंटल पे करता है एग्रीड रेंटल्स, कंटिजेंट रेंट को छोड़ के जितना रेंटल पे करता है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब लीज का पीरियड खत्म हो जाएगा तो कितने में हम एसेट को एक्वायर करेंगे वो डाल रहे हैं। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो लेसी खुद कितना गारंटी कर रहा है पे करने के लिए और एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो आप डाल रहे हो। इस रेंटल के साथ साथ एट टाइम्स आपको ये रेंटल पे करना होता है, कभी कभी आपको रेंटल पे सर्विस टैक्स वगैरह भी जमा करना पड़ता है, ठीक है, रेंटल पे कर रहे हैं अलॉन्ग विद सर्विस टैक्स। उस पे रेंटल जब आप पे कर रहे हो तो हो सकता है रेंटल के साथ और कुछ टैक्सेस वगैरह के भी पेमेंट करने पड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हो सकता है कि हमने जब एसेट लेसी को दी है तो उनका लेसी को पकड़ के एक एग्रीमेंट भी करा दिया है, हमने उनको बस दी लीज पे और साथ ही साथ उनका एक एग्रीमेंट करा दिया किसी एक दूसरी पार्टी से कि ये लोग क्या करेंगे, हर 2-2 महीने पे आपके यहां आके सर्विसिंग कराएंगे। पता है ऐसा क्यों किया है? क्योंकि लीज में आपको एक ये भी समस्या है कि हमने एक एसेट किसी को ट्रांसफर किया है और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो एसेट क्या बन जाएगा, वो एसेट उनका हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो बीच में क्या कर सकता है, एसेट हमें वापस की भी कर सकता है। इनफैक्ट फाइनेंशियल लीज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पता है, दैट इज हायर परचेज। हायर परचेज भी फाइनेंशियल लीज का ही एक एग्जांपल है। ये फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट ही होता है जिसमें लेसी हायर परचेज पे लेने वाला हायर परचेजर क्या बन जाता है, एसेट का एक सर्टेन पीरियड के बाद ओनर बन जाता है। हमें मालूम है कि इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि लेसी एसेट को बीच में भी लेसर को वापस कर सकता है, तो लेसर को हमेशा ये डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि लेसी बहुत ज्यादा मेरी एसेट को यूज करे और साल 1.5 साल बाद हमको एसेट वापस कर दे। तो लेसर एसेट को देने के साथ साथ क्या कर रहा है, साथ में उनके कुछ अरेंजमेंट और करा दे रहा है कि आपको साथ ही साथ हर 2 महीने पे सर्विसिंग करानी होगी। तो हमने जब बस दी लेसी को तो कहा देखो हमको 10,000 रुपए महीना देना, फिर उसका एक एग्रीमेंट करा दिया एक दूसरी सर्विसिंग करने वाले से और उससे एग्रीमेंट करा दिया है कि 4,000 रुपया उनको देना पड़ेगा उन्हें हर 2-2 महीने पे फॉर सर्विस चार्जेस। तो अब ये 4,000 रुपए को भी क्या यहां पे रेंटल में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, लेसी की बात कर रहे हैं। तो लेसी यहां पे कितना रेंटल लिखेगा, सिर्फ वो रेंटल लिखेगा जो वो लेसर को पे कर रहा है। अगर वो अरेंजमेंट सर्विसिंग वगैरह की कुछ चार्जेस पे कर रहा है तो वो सब कुछ यहां पे नहीं लिखेगा। सर्विस के रिस्पेक्ट में जो चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस एज इट इज पीएल में जितना होता है उतना दिखा दिया जाता है, उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं पड़नी है। रेंटल के रिस्पेक्ट में खर्चा कैसे दिखाया जाता है यही हमें सीखना है। तो यहां पे कंटिजेंट रेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिएगा। राम एक्वायर्ड बस ऑन फाइनेंशियल लीज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। राम एक्वायर्ड बस ऑन फाइनेंशियल लीज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। एग्रीड रेंटल्स आर 20,000 पर एनम फॉर 10 ईयर्स एंड 5% ऑफ ग्रॉस कलेक्शन। जब बताइए एग्रीड लीज रेंटल कितना हो जाएगा, 20,000 पर एनम इंटू 10 ईयर मिला के 2 लाख रुपया। 5% ऑफ ग्रॉस कलेक्शन इसे भी कंसिडर करना है क्या? नहीं। फिर राम एग्रीज टू पे 10,000 पर एनम एज सर्विस कॉस्ट फॉर बस।
राम ने एग्री किया है कि 10,000 रुपए पर एनम वो सर्विस कॉस्ट फॉर बस भी देंगे, इसको इंक्लूड करेंगे हम? नहीं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है ये, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एट द एंड ऑफ 10 years बस विल रिवर्ट बैक टू आईसीआईसीआई बैंक। 10 साल बाद बस वापस से आईसीआईसीआई बैंक की हो जाएगी। राम हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 15,000। राम ने गारंटी किया है रेजिडुअल वैल्यू 15,000 रुपए की। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? राम कह रहा है कि 15,000 रुपए दे के हम 10 साल बाद क्या कर सकते हैं? इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इस बस को खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज 10 year, कैलकुलेट एमएलपी लेसी। पहले तो आप हमको ये बताओ कि ये लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? जस्ट सोचो, 10 साल बाद बस वापस से आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रही है, कैसी लीज है? स्टिल फाइनेंशियल लीज कहोगे, परचेज ऑप्शन नहीं है, खरीद नहीं सकता, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है लेसन ने। हाँ, एसेट की लाइफ कितनी है यहां पे? 10 साल। बस की लाइफ 10 साल बता रहे हैं और साथ ही साथ लीज का पीरियड भी कितना बता रहे हैं? 10 साल। इसलिए ये फाइनेंशियल लीज है। तो देखिए इस एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज इक्वल टू लीज पीरियड, इसलिए देयरफॉर फाइनेंशियल लीज। ठीक है, फाइनेंशियल लीज है और हमें क्या करना है? एमएलपी लेसी कैलकुलेट करना है। तो एमएलपी लेसी क्या क्या बनेगा? एमएलपी लेसी एग्रीड लीज रेंटल कितना? 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपया। फिर उसके बाद 5% ऑफ ग्रॉस कलेक्शन देना है, क्या ये यूज होता है? नहीं। उसके बाद 10,000 रुपए सर्विस की कॉस्ट है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। परचेज ऑप्शन तो है ही नहीं, परचेज ऑप्शन है नहीं। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है कितना? 15,000 रुपए प्लस जीआरवी लेसी 15,000, 2,15,000 रुपए आपकी बन जाएगी एमएलपी लेसी। ठीक है ये बात। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए। एचडीएफसी बैंक gave truck to Mr. X on lease of 12 years. Lease rental is 1 lakh per annum and rupee 20,000 per annum towards service, towards maintenance is also to be paid. Lessee does not have option to purchase asset at the end of lease term. Economic life of truck is 12 years. GRV by lessee
इज 50,000 एंड 50,000 however Mr. Y has guaranteed residual value of rupees 60,000 on behalf of Mr. X. Calculate MLP lessee. HDFC बैंक ने ट्रक दिया मिस्टर एक्स को 12 साल की लीज पे। लीज रेंटल 1 लाख रुपए पर एनम है और 20,000 रुपए पर एनम और लगता है मेंटेनेंस के टुवर्ड्स, ठीक है। यानी कुल मिला के 1,20,000 रुपए पर एनम की पेमेंट करनी पड़ती है। लीज में परचेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्रक इज 12 ईयर्स। जीआरवी बाई लेसी इज 50,000 रुपए। लेसी ने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 50,000 रुपए बोली है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है लेसी ये कह रहा है कम से कम 50,000 रुपए तो हम हर हाल में ट्रक के लिए देने के लिए तैयार हैं 12 साल बाद। हाउएवर मिस्टर एक्स के बिहाफ पे ये कह रहा है कि 60,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इस ट्रक के रिस्पेक्ट में 12 साल बाद। आपको कैलकुलेट करना है एमएलपी लेसी। एमएलपी लेसी क्या होगा? एग्रीड लीज रेंटल, ये कितना है? 1 लाख रुपया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 साल से। 20,000 रुपए सर्विस चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, ये तो अलग से सेपरेटली पीएल में चार्ज कर दिया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 12 लाख रुपया प्लस, और इसके बाद बस जीआरवी लेसी। और जीआरवी लेसी क्या होगा? लेसी कह रहा है 50,000 रुपया, लेकिन लेसी के बिहाफ पे कोई कह रहा है 60,000 रुपया। बताइए अब 60,000 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लेसर को देना पड़ेगा। लेसी कह रहा है 60, जैसे हमने कहा 50,000 रुपया, हमने कहा 50,000 रुपए में हम ट्रक खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी कंपनी में मेरे बिहाफ पे कोई कह रहा है लेसर को 60,000 रुपए चलो देंगे। बताइए कितना देना पड़ेगा? अरे बकायदा 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। जीआरवी लेसी 60,000 रुपए होगा और ये कितना हो गया? 12,60,000 रुपए। ठीक है ये बात? चलिए एक काम कीजिए, आप यहां पे भी लिख लीजिए जीआरवी लेसी, जहां पे आपने लिख रखा है वहीं पे लिखिए जीआरवी लेसी मीन्स गारंटीड मिनिमम पेमेंट दैट लेसी एग्रीज टू मेक और गारंटी मेड बाय अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ विच एवर इज हायर। हाँ अब तो ये रटने जैसी चीज हो जाएगी, दिमाग भी नहीं लगाना होगा, दोनों में से जो हायर फिगर होगी उसे यूज कर लेंगे। ठीक है ये बात? तो अभी आपने जो सीखा दैट वाज एमएलपी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। अब हम दूसरा टर्म सीखने जा रहे हैं एमएलपी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर। दूसरा टर्म सीख रहे हैं एमएलपी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर। लेसी किस हिसाब से सोचता है? जो वो खर्चा करता है उसके हिसाब से। लेसर किस हिसाब से सोचेगा? जो वो पाएगा उस हिसाब से। ठीक है, एमएलपी लेसी। अब हम देखने जा रहे हैं एमएलपी लेसर। एमएलपी लेसर होता है एग्रीड लीज रेंटल इनटू पीरियड। बड़ी अच्छी बात है, ये होता है ये परचेज ऑप्शन, ये भी होगा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेसी नहीं, यहां पे लेसर, और ये बन जाएगा एमएलपी
लेसर। बस देखो हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने बस यहां पे लेसर लिख दिया और यहां लेसर लिख दिया। और जीआरवी लेसर क्या होता है? जीआरवी लेसर होता है गारंटीड मिनिमम पे आउट दैट लेसी एग्रीज टू मेक और गारंटी मेड बाय ए पर्सन ऑन हिज बिहाफ और गारंटी मेड बाय थर्ड पार्टी whichever is higher। देखिए एग्रीड लीज रेंटल इनटू पीरियड, जिस तरीके से लेसी क्या कर रहा था, खर्चा दिखा रहा था, वैसे ही ये क्या कर रहा है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख रहे हैं एमएलपी, तो एग्रीड लीज रेंटल इनटू पीरियड वही जो खर्चा दिखाया जा रहा था लेसी की बुक्स में, वो इनकम है यहाँ पे। परचेज ऑप्शन, अगर परचेज ऑप्शन दिया है तो अच्छी बात है, जितने में परचेज ऑप्शन दिया है वो रेवेन्यू आएगी ही। अदरवाइज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो लेसर के हिसाब से है, या तो उसने परचेज ऑप्शन दिया होगा तो लेसी उतने में परचेज करेगा, वो रेवेन्यू आएगी, और नहीं तो जितनी उसको गारंटी मिल रखी है रेजिडुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो पैसा आएगा। और लेसर के लिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? लेसर के लिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है गारंटीड मिनिमम पेमेंट जो लेसी कह रहा है कि हम करेंगे, या फिर उसके बिहाफ पे कोई कह रहा है हम करेंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी कह रही है। अब देखिए लेसर तो क्या करता है, लेसर अगर परचेज ऑप्शन दे देता है, हम मान लीजिए लेसर हैं और किसी को ट्रक दिए हैं 10 साल के लिए, तो या तो हम लेने वाले को कह देंगे 10 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप 25,000 में ये ट्रक ले लेना, तब तो बात ही खत्म हो गई। और अगर ऐसा ऑप्शन हम नहीं दिए होंगे तो हम क्या करते होंगे, हम लेसी से पूछते होंगे अच्छा बताओ अगर 10 साल बाद ये ट्रक हम तुमको दे दें तो कितने का लोगे? कहता है 40,000 में खरीद लेंगे, गारंटी 40,000 में तो पक्का खरीद लेंगे। तब तक उसी की कंपनी से दूसरा निकल के आता है, कहता है 40,000 नहीं, अरे कीमत ज्यादा होगी, बोलो 60,000 रुपया। और वो लेसी कुछ बोलता ना बोलता, उसके पहले उसके ब्याह पे एक दूसरा बोल रहा है, कह रहा है 60,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, गारंटी कम से कम 60,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम लेसर, हम 40,000 और 60,000 सुन के बस तसल्ली करके घर पे बैठे थोड़ी ना रहते हैं, रास्ते में जो मिलता है कहते हैं 10 साल बाद एक मेरी ट्रक है खाली होने वाली है, किसी को लीज पे दिए हुए हैं, आएगी वहां से, जब बताओ कितने का खरीदोगे? बोला 70,000 रुपया।
अभी फिर दूसरा कोई मिलता है, मतलब जहां तहां हमको जब कोई मिलता है वहीं पकड़ लेते हैं उसको। 10 साल बाद एक ट्रक लीज से वापस आएगी हमारी, बताओ कितना दोगे? जो थर्ड पार्टी सबसे हाईएस्ट बता देगी वो सब मिला के जो सबसे हायर है वही लेसर के लिए क्या है? रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो अब लेसर तो क्या करेगा? लेसी जितना बोला वो, लेसी के बिहाफ पे कोई बोला वो, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी मार्केट में जो उसकी सबसे ज्यादा कीमत लगा दिया, लेसर ने तो वही क्या कर लिया? अपनी इनकम में जोड़ लिया उसको। ठीक है ये बात। और गारंटीड का मतलब क्या है कि इतना पेमेंट वो सामने वाला कह रहा है कि पक्का इतना दे देंगे। तो लेसी के लिए जब हम एमएलपी निकालते हैं तो लेसी या फिर लेसी के बिहाफ पे कोई जो कह देता है उनमें से जो हायर होता है वो पेमेंट यहां पे कंसीडर की जाती है। जब आप एमएलपी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो तो बस यहीं पे एक अंतर आएगा। और क्या अंतर आएगा? लेसर के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो लेसी ने जो बोल रखा है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो, या फिर लेसी के बिहाफ पे, या फिर लेसर को कोई भी थर्ड पार्टी जो हाईएस्ट वैल्यू कोट कर देता है वो बन जाता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फॉर लेसर। ठीक है, लेकिन अब एक टर्म और आपको सीखना है इसके बाद भी, दैट इज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। देखिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, पहले इसकी बात फिर से एक बार करें आपसे। लेसी ने कहा 50,000, लेसी के बिहाफ पे किसी ने कहा 60,000 और थर्ड पार्टी ये कहती है 80,000 रुपए। एमएलपी लेसर कितना, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर कितना है? 80,000 रुपए। लेकिन लेसर कह रहा है मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू बनती है 1 लाख रुपया। ये कहलाती है रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। और जितनी रेजिडुअल वैल्यू से कम गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है उसे कहा जाता है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन लेसर क्या कह रहा है? अरे बोलने दो इन सबको, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं 80,000 रुपया, 60,000, 70,000, अभी आने दो 10 साल बाद जैसे ही ये ट्रक मेरी वापस आएगी ना, इसको 1 लाख रुपए में बेच के दिखाएंगे सबको। तो 1 लाख रुपए क्या कहलाती है? रेजिडुअल वैल्यू। जो ट्रक वाला एस्टिमेट कर रहा है, लेसर एस्टिमेट कर रहा है कि हम कितना इससे रियलाइज कर लेंगे, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। और जितना कम उसको गारंटी मिली हुई है उससे, दैट इज कॉल्ड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल का वैल्यू का मतलब लोगों ने कितनी ज्यादा से ज्यादा कीमत लगा दी, 10 साल बाद उसकी एसेट को लेने के लिए लोगों ने सबसे बड़ी बोली जो लगाई, दैट इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन लेसर को अगर लगता है कि नहीं ये 80,000, 70,000 सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो लाख रुपया का बेचेंगे, तो लाख रुपए कहलाएगी रेजिडुअल वैल्यू। और जितनी उसको कम गारंटी मिली हुई है वो कहलाएगा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो आपको तो एग्जाम में पता है कोई अकाउंटिंग वगैरह थोड़ी ना आती है AS19 से। आपसे एग्जाम में पूछता है कैलकुलेट अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये बोलता है कैलकुलेट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, बस ये 3 चीज बता देगा, कहेगा GRV कैलकुलेट कर दीजिए। क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो ना, तो आपको टर्म ही पता है, यही बहुत बड़ी बात है। अकाउंटिंग थोड़ी ना आपसे एक्सपेक्ट की गई है, आपसे एक्सपेक्टेशन ही बस इतनी है कि आपको सारे टर्म पता हो। आपसे एग्जाम में पूछता ही यही है, कहता है बताइए GRV लेसी कितना होगा। ठीक है, या फिर चलिए हमको लगे हाथ बता ही दीजिए कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको रेजिडुअल वैल्यू बता रहा होगा, GRV कैलकुलेट करना होगा, UGRV फिर फर्दर कैलकुलेट कर लोगे। तो चलिए अगली हेडिंग दीजिए, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू UGRV। UGRV होता है RV माइनस GRV लेसर। ध्यान देना क्या लिखा है, लेसर, GRV लेसी नहीं, GRV लेसर। ये रेजिडुअल वैल्यू किसका अनुमान है? लेसी का। लेसर का तो बोलते क्यों नहीं? ये रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है लेसर के हिसाब से, उसको जो मैक्सिमम गारंटी मिली है उसने घटा दिया तो UGRV आ गया। UGRV लेसी के लिए निकाल रहे हो, लेसर के लिए निकाल रहे हो? लेसर के लिए ये कंप्यूटेशन हो रही है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब बस आपको लिख देते हैं, दिस इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जब बताइए ये सब कुछ अंदाज कब लगाता होगा? जब लेसर परचेज ऑप्शन दे देता है या नहीं देता है?
नहीं देता है। परचेज ऑप्शन दे दिया, कह दिया एलआईसी को 50,000 में खरीद लेना, फिर भी कह रहा है इसकी तो कीमत 1 लाख रुपए होगी। अरे अब क्या मतलब है कीमत 1 लाख रुपए हो? अब 1 लाख रुपए हो, 50 लाख रुपए हो, इस बातों से कोई मतलब है क्या, जब हमने एलआईसी को कही दिया है कि तुम 50,000 रुपए में खरीद लेना। तो ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे तभी उठते हैं जब परचेज ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है ये बात।